Hey everyone, this is Siddharth and welcome to my channel Siddharth and UPSC। इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी के 8th चैप्टर का। इसके पहले के चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, डू चेक देम आउट। सो ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 8 टाइटल्ड इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सो इस चैप्टर में इंडिया की ज्योग्राफी के 3 एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। ये तीनों एस्पेक्ट्स है इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया की वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स और ट्रीज, और इंडिया की वाइल्ड लाइफ जिसमें आते हैं इंडिया के एनिमल्स। हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को एक एक करके देखते हैं। इनमें से पहला है इंडिया का क्लाइमेट। इस एस्पेक्ट में ब्रॉडली 3 कंसेप्ट्स आते हैं, वेदर, सीजन और क्लाइमेट। ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं लेकिन इंटर रिलेटेड है, आपस में कनेक्टेड हैं। हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। इनमें से पहला है वेदर। देखो, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें कंटिन्यूअसली कई सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कि हवा का चलना, क्लाउड्स का क्रिएट होना, फिर उन क्लाउड से बारिश होना एक्सेट्रा। ये सब एक्टिविटीज अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है ना। अर्थ के लैंड या फिर लिथोस्फेयर पर तो नहीं होती, या फिर अर्थ के वाटर या हाइड्रोस्फेयर में तो नहीं होती। सो विंड, क्लाउड्स, रेन एक्सेट्रा, ये जितनी भी एक्टिविटीज है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है, इन्हें बोलते हैं एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज। और ये जो एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज होती हैं ये सब मिलकर डिटरमाइन करती है स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली के एकदम ऊपर जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है उसमें क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर ये क्लाउड बर्स्ट करते हैं एंड एज अ रिजल्ट दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर इन दिल्ली। और दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर एरिया के आसपास जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है उसमें कोई क्लाउड फॉर्मेशन की एक्टिविटी नहीं हो रही एंड देयरफॉर जैसलमेर पर पूरी सनशाइन है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर इन जैसलमेर। ये जो स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, इसको बोलते हैं वेदर ऑफ दैट प्लेस। सो वेदर ऑफ अ प्लेस और अ लोकेशन is nothing but state of atmosphere of that place which is a result of various atmospheric activities। वेदर को लेकर 2 चीजें मैं आपको बता दूं। पहली is कि weather of any 2 places can vary even when these 2 places are located not very far from each other। कोई भी 2 cities जो कि एक दूसरे से डिस्टेंस में बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उनका भी वेदर डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि दिल्ली में रेनी वेदर है और जैसलमेर में सनी वेदर है। सेकेंड इज कि वेदर ऑफ द सेम प्लेस मे वेरी विद टाइम। जैसे कि दिल्ली में सुबह के टाइम तो अच्छी खासी धूप है लेकिन शाम आते आते बारिश हो जाती है। सो वेदर ऑफ अ प्लेस कैन चेंज क्वाइट फ्रीक्वेंटली, मे बी ऑन अ डेली बेसिस। एक दिन दिल्ली में बारिश है और अगले दिन दिल्ली में गर्मी और ह्यूमिडिटी है। इनफैक्ट एक दिन में भी हमें एक से ज्यादा तरह के वेदर्स देखने को मिल सकते हैं एट द सेम प्लेस। So, weather is basically day-to-day changes in atmosphere and this includes changes in temperature, rainfall, sunshine, etc. अब किसी भी प्लेस पर वेदर फ्रीक्वेंटली चेंज होता है लेकिन एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन एवरेज वेदर काफी समय तक सिमिलर ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल से लेकर जून तक हमें दिल्ली में काफी हॉट वेदर देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइम स्पैन में बारिश कभी नहीं हो सकती। ऐसे कुछ दिन हो सकते हैं जब वेदर थोड़ा चेंज हो और हमें बारिश देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अप्रैल से जून तक मोस्टली हमें हॉट डेज ही देखने को मिलते हैं। सो ऑल्दो कभी कभी वेदर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज हमें वेदर एक जैसा देखने को मिलता है फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। ये जो एक सिमिलर एवरेज वेदर होता है फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन, ये फॉर्म करता है सीजन। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली और आसपास के एरियाज में इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, यहाँ हमें हर साल अप्रैल से जून के टाइम स्पैन में ऑन मोस्ट ऑफ द डेज हॉट वेदर देखने को मिलता है। इसी टाइम पीरियड में ऐसे कुछ दिन हो सकते हैं जहाँ अलग तरह का वेदर देखने को मिल सकता है, जैसे कि रेनी वेदर, लेकिन ऑन मोस्ट ऑफ द डेज हमें हॉट वेदर ही मिलेगा। सो दिस टाइम पीरियड फॉर्म्स 1 सीजन जहां एवरेज वेदर हॉट वेदर है। फिर जैसे जैसे हम जुलाई में एंटर करेंगे
तो नंबर ऑफ डेज जहां पर वेदर रेनी है वो बढ़ते जाएंगे, और ऐसे दिन जहां पर वेदर हॉट है, सनशाइन है, गर्मी है, वो नंबर ऑफ डेज धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सो जो एवरेज वेदर होगा फ्रॉम जुलाई टू से अगस्त एंड तक इन दिल्ली एंड नियर बाय एरियाज, वो रेनी वेदर होगा। सो दिस टाइम पीरियड फॉर्म्स अनदर सीजन जहां एवरेज वेदर रेनी वेदर है। सो इस तरह से चेंजेस इन एवरेज वेदर से सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। सो अ सीजन इज अ डिवीजन ऑफ द ईयर विच इज बेस्ड ऑन चेंजेस इन वेदर, यानी कि साल का वो हिस्सा जहां पर एक यूनिक एवरेज वेदर है। इंडिया में हमें पूरे साल में 4 तरह के सीजन्स देखने को मिलते हैं। ये है कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर्स भी बोलते हैं, और ये लास्ट करता है फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। सेकेंड इज हॉट वेदर सीजन, जिसको समर्स बोला जाता है, और ये लास्ट करता है फ्रॉम मार्च टू मई। थर्ड इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको रेनी सीजन भी बोला जाता है, जो कि है फ्रॉम जून टू सितंबर। एंड द फोर्थ सीजन इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम ऑटम बोलते हैं, एंड दिस सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर ऑफ अ ईयर। इन चारों सीजन्स को हम एक एक करके देखते हैं। इनमें से पहला है कोल्ड वेदर सीजन या फिर विंटर्स, जो कि आता है फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। इस सीजन में सन रेज इंडिया पर स्लांटेड वे में पड़ती है, और जो स्लांटेड सन रेज होती हैं उनमें हीट की इंटेंसिटी कम होती है, एंड देयरफॉर जो अर्थ सरफेस है इन इंडिया एंड नियर बाय रीजन्स, वो लेस हीट रिसीव करता है फ्रॉम सन रेज, एंड एज अ रिजल्ट जो ओवरऑल वेदर होता है ड्यूरिंग दिस सीजन वो ठंडा रहता है। एंड दैट्स हाउ वी एक्सपीरियंस विंटर्स फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सेकेंड सीजन है हॉट वेदर सीजन या फिर समर्स, जो कि इंडिया में होता है फ्रॉम मार्च टू मई। इस सीजन में सन रेज इंडिया पर डायरेक्टली यानी कि परपेंडिकुलर वे में पड़ती है। जो परपेंडिकुलर रेज होती है उनमें हीट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड एज अ रिजल्ट इंडिया और उसके आसपास के एरियाज काफ़ी हीट रिसीव करते हैं फ्रॉम सनलाइट, एंड एज अ रिजल्ट हमें मार्च से मई के बीच काफ़ी हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर, इस सीजन में नॉर्थ इंडिया में एक विंड चलती है जिसको बोलते हैं लू। ये लू काफ़ी हॉट होती है, गर्म होती है और बहुत ड्राई होती है, यानी कि इस विंड में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता। सो दिस इज द हॉट वेदर सीजन या फिर समर्स। समर्स के बाद इंडिया में एक्सपीरियंस होता है थर्ड सीजन, जो कि है साउथ वेस्ट मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन। आपको पता है कि इंडिया एक पेनिनसुला है, एंड इट इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी इन वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन साउथ, ऑल्दो बोथ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी आर पार्ट ऑफ इंडियन ओशन ओनली। अब ये जो रेनी सीजन है, इसमें इंडिया के मेजर पार्ट्स में रेन्स एक्सपीरियंस होती हैं। और ये रेन्स कैसे आती है? इस सीजन के दौरान विंड्स चलती हैं इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये जो विंड्स हैं ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में चलती है। अब क्योंकि ये विंड्स चलती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर, यानी कि ये विंड्स पानी के ऊपर चलती है, सो ये अपने साथ में बहुत सारा पानी इन फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लेकर चलती है। अब जैसे जैसे ये विंड्स मॉइस्चर लेकर साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में चलती है, तो रास्ते में ये इंडिया के ऊपर से होते हुए जाती है। क्योंकि अगर आप मैप में देखो तो अरेबियन सी से अगर विंड्स नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में चलेंगी तो दे विल रीच इंडिया, और ऐसे ही अगर विंड्स बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगी तो दे विल रीच नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो ये मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स इंडिया के ऊपर से होती हुई जाती है। अब जैसे जैसे ये विंड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंडिया को क्रॉस करेंगी तो इन्हें एक बहुत बड़ा बैरियर अपने रास्ते में मिलेगा। ये बैरियर क्या है? ये है माउंटेन्स, जो कि प्रेजेंट है नॉर्थ से ईस्ट इंडिया तक। इन माउंटेन से ये विंड्स टकराएंगी, और इसकी वजह से जो इन विंड्स में मॉइस्चर है ये इंडिया पर पोर होगा इन फॉर्म ऑफ रेन। माउंटेन्स पर क्रैश करके ये विंड्स रेन कैसे करती है ये आप आगे की एनसीईआरटीज में पढ़ोगे। इस वीडियो में मैं उतना ही कवर कर रहा हूँ जितना इस बुक में दिया गया है।
अब ये जो विंड है जो मॉइस्चर लेकर इंडिया के ऊपर से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलती है, इसे बोलते हैं मॉनसून। सो मॉनसून इज द नेम ऑफ दिस विंड बिकॉज ऑफ विच वी रिसीव रेन्स फ्रॉम जून टू सितंबर। और क्योंकि ये विंड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है, इसलिए इन्हें साउथ वेस्ट मॉनसून भी बोला जाता है। एंड दिस रेनी सीजन इज कॉल्ड एज साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन के बाद आता है रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन और ऑटम। इस सीजन में एकदम ऑपोजिट होता है साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन का। साउथ वेस्ट मॉनसून में ओशन से इंडिया के लैंड की तरफ विंड चलती है इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और ये विंड्स अपने साथ में मॉइस्चर लेकर आती है। लेकिन इन केस ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, विंड्स इंडिया से चलती है ओशंस की तरफ, और इनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल ऑपोजिट होती है, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब क्योंकि ये विंड्स इंडिया से यानी कि लैंड से चल रही है टुवर्ड्स द ओशन, तो इन विंड्स में कोई बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा, क्योंकि विंड्स में मॉइस्चर तब आता है जब ये चलती है पानी के ऊपर। दैट मीन्स ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में चलने वाली विंड्स ड्राई होती है। सो ऑल्दो ये विंड्स इंडिया के ऊपर से फ्लो करती है, लेकिन क्योंकि इन विंड्स में मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए इन विंड से इंडिया में रेन नहीं होती। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। देखो, ये विंड्स पूरे इंडिया से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में चलेंगी। सो जो नॉर्थ इंडिया से, सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से और ईस्ट इंडिया से विंड्स चलेगी, वो अरेबियन सी की तरफ फ्लो करेंगी। और क्योंकि ये विंड्स ड्राई है, तो हमें किसी भी रीजन में रेन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन से भी विंड्स चलेंगी। ये विंड्स भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने का मतलब ये है कि ये विंड्स बे ऑफ बंगाल के ऊपर से फ्लो करेंगी, और बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये क्रॉस करेंगी साउथ इंडिया को, और साउथ इंडिया को क्रॉस करके इंडियन ओशन के ऊपर से फ्लो करेंगी। सो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से विंड्स चली है, दे विल क्रॉस साउथ इंडियन रीजन आफ्टर क्रॉसिंग बे ऑफ बंगाल। अब ये विंड्स जब बे ऑफ बंगाल से फ्लो करेंगी, तब ये विंड्स मॉइस्चर कलेक्ट कर लेगी बिकॉज दे आर फ्लोइंग अबव वाटर। ये मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स अब साउथ इंडियन रीजन के ऊपर से फ्लो करेंगी। सो दीज विंड्स आर नॉट ड्राई विंड्स, और इस वजह से साउथ इंडिया में स्पेशली इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रेन एक्सपीरियंस होगी, और साउथ इंडिया में रेन करके ये विंड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलते हुए इंडियन ओशन के ऊपर फ्लो करेंगी। इस सीजन में हमें रेन सिर्फ साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑल्दो विंड तो पूरे इंडिया में फ्लो करेंगी इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, बट ये विंड विदाउट मॉइस्चर होंगी। लेकिन जो विंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर से फ्लो करेंगी इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ इंडिया के ऊपर भी फ्लो करेंगी आफ्टर क्रॉसिंग बे ऑफ बंगाल, जहां से ये मॉइस्चर उठा लेंगी। बिकॉज ऑफ विच इस सीजन में सिर्फ साउथ इंडिया में एंड प्राइमरीली इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश हमें रेन देखने को मिलेगी। सो ये थे 4 सीजन्स जो इंडिया में एक्सपीरियंस होते हैं: समर्स, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन और विंटर्स। अब हमने वेदर देखा और साथ में सीजन्स। जो थर्ड टर्म या कंसेप्ट है जो अब हम देखेंगे, दैट इज क्लाइमेट। वेदर तो होता है डे टू डे चेंजेस इन स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर ऑन अ डेली बेसिस चेंज हो सकता है या फिर विद इन अ सिंगल डे भी बदल सकता है। सीजन एक एवरेज वेदर होता है फॉर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम इन अ ईयर। जैसे कि समर सीजन में जो एवरेज वेदर होता है वो हॉट वेदर होता है, ऐसे ही विंटर सीजन में एवरेज वेदर कोल्ड वेदर होता है। सीजन्स में हम एवरेज वेदर देखते हैं विच में लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन अगर हम एवरेज वेदर देखें किसी प्लेस का फॉर ईयर्स, मतलब कई सालों का एवरेज वेदर, देन दैट विल बी कॉल्ड एज क्लाइमेट। जैसे कि किसी प्लेस में, सपोज माडागास्कर में पिछले 50 सालों में ऑन एन एवरेज कैसा वेदर रहा है, दैट विल बी द क्लाइमेट ऑफ माडागास्कर। सो क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन इन अ प्लेस ओवर मेनी ईयर्स। अगर कुछ टाइप के क्लाइमेट्स मैं आपको बताऊं तो उनमें आएंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इस क्लाइमेट में काफ़ी गर्मी होती है और साथ में काफ़ी रेन्स भी होती है।
जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमें मिलता है नियर द इक्वेटर। एक और एग्जाम्पल क्लाइमेट के टाइप का होगा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जो कि हमें मिलता है नियर मेडिटेरेनियन सी। ये क्लाइमेट रिलेटिवली प्लेजेंट होता है। इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज मॉनसून टाइप क्लाइमेट, क्योंकि इंडिया में मॉनसून विंड्स का इम्पैक्ट काफ़ी रहता है हर साल, और ये मॉनसून विंड्स काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती है हमारी इकोनॉमी को और हमारे कल्चर को। और तो और दीज टाइप ऑफ मॉनसून विंड्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया और आसपास के रीजन्स में ही मॉनसून विंड्स की प्रेजेंस है। सो इंडियाज क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप क्लाइमेट। बाय द वे, ये जो मॉनसून वर्ड है ये लिया गया है एक अरेबिक वर्ड से, जो कि है मौसम, विच मीन्स सीजन। इनफैक्ट हिंदी में भी सीजन्स के लिए जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज मौसम। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में जो क्लाइमेट होता है, यानी कि एवरेज वेदर फॉर मेनी ईयर्स, ये क्लाइमेट किस तरह का होगा, ये चीज मेनली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है लोकेशन ऑफ दैट प्लेस, इन द सेंस कि ये प्लेस इक्वेटर के आसपास लोकेटेड है या फिर पोलर रीजन्स के अराउंड एक्सेट्रा। इक्वेटर के आसपास लोकेटेड होगी तो थोड़ा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, बिकॉज इक्वेटर के आसपास के एरियाज में जो सनरेज पड़ती हैं वो सरफेस पर परपेंडिकुलर वे में पड़ती है, जिसकी वजह से इक्वेटर के आसपास के एरियाज ज्यादा हीट रिसीव करते हैं एंड देयरफॉर हॉट क्लाइमेट। सेकेंड फैक्टर इज ऑल्टीट्यूड। एक प्लेस कितने ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, यानी कि सी लेवल से कितनी हाइट पर है, इस पर भी उस प्लेस का क्लाइमेट डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होगा। जैसे कि दिल्ली और शिमला दोनों सिटीज बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन दिल्ली प्लेन एरियाज में लोकेटेड है एंड देयरफॉर बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर नहीं है, और वहीं शिमला एक हिल स्टेशन है, यानी कि हिल्स पर लोकेटेड है। सो शिमला का ऑल्टीट्यूड दिल्ली से तो काफी ज्यादा है एंड बिकॉज ऑफ दिस शिमला में हमें रिलेटिवली कोल्ड क्लाइमेट मिलता है व्हेन कंपेयर टू दिल्ली। थर्ड फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम सी। जो सी या ओशन होता है वो एक मॉडरेट इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी कि जो भी प्लेसेस ओशंस और सीज के पास में लोकेटेड है वहां हमें बहुत ज्यादा कोल्ड या फिर बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट नहीं मिलेगा, बल्कि एक मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा। जैसे कि मुंबई में एक्सट्रीमली कोल्ड या एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर्स कभी नहीं मिलते, एंड दिस इज बिकॉज मुंबई इज लोकेटेड right next to Arabian Sea. And the fourth factor is relief. Relief means overall terrain of the place, यानी कि the nature of physical appearance of the place in terms of shape, size, slope, elevation, etc. एक place का climate depend करेगा to some extent on its relief, यानी कि उस place पर जो land है उसकी shape क्या है, क्या वो plain surface है या फिर uplifted land है, उसका size क्या है, जैसे कि अगर वो अपलिफ्टेड है तो कितना अपलिफ्टेड है, उसकी स्लोप कितनी है, एक्सेट्रा। ये सब मिलाकर बनाते हैं रिलीफ ऑफ अ प्लेस। सो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स मेनली ऑन दीज 4 फैक्टर्स। अब विद इन इंडिया हमें अलग अलग रीजन्स में, प्लेसेस में ये चारों फैक्टर्स एक जैसे नहीं मिलते। मीन्स ये चारों फैक्टर्स लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ ये वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल मुंबई एंड शिमला, इन दोनों प्लेसेस पर ये चारों फैक्टर्स वेरी करते हैं। दोनों की लोकेशन डिफरेंट लैटिट्यूड पर लोकेटेड है, दोनों का ऑल्टीट्यूड अलग है। शिमला ज्यादा हाइट पर है और मुंबई इज ऑलमोस्ट एट द सी लेवल। फिर तीसरा फैक्टर विच इज डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये भी दोनों प्लेसेस में डिफरेंट है। मुंबई तो सी के साइड में लोकेटेड है, लेकिन शिमला इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम सी, और दोनों प्लेसेस का रिलीफ भी डिफरेंट है। मुंबई फ्लैट सरफेस पर लोकेटेड है विद नॉट मच स्लोप एंड एलिवेशन, और वहीं शिमला इज लोकेटेड इन द हिमालयाज। सो ये चारों फैक्टर्स काफी डिफरेंट है बिटवीन दीज 2 प्लेसेस, इसलिए हमें अलग तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा इन दीज 2 प्लेसेस। मुंबई में हमें मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा और शिमला में रिलेटिवली कोल्ड क्लाइमेट। इसी तरह से हमें काफी ज्यादा रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती है क्लाइमेट की इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया।
ऑल्दो पूरे इंडिया को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में कैटेगराइज किया गया है, लेकिन विद इन इंडिया ड्यू टू वेरिएशंस इन दीज 4 फैक्टर्स डिफरेंट रीजन्स में थोड़ा डिफरेंट तरह का क्लाइमेट मिलता है। क्लाइमेट से रिलेटेड एक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि मेघालय में एक प्लेस है जिसको बोलते हैं मौसिनराम। ये जगह वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश जहां पर होती है दैट प्लेस इज मौसिनराम इन मेघालय। सो दिस वाज क्लाइमेट। अब आते हैं इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट पर, विच इज नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या होता है? वेजिटेशन में आते हैं ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज। और नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? ये वो ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज होते हैं जो कि ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर आप अपने किचन गार्डन में एक एप्पल का प्लांट लगाते हो और उसको ग्रो करते हो तो ये नेचुरल वेजिटेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ऑल्दो ये एक प्लांट है यानी कि वेजिटेशन में काउंट होता है, लेकिन ये ग्रो कर रहा है विथ ह्यूमन इंटरवेंशन। आप इस प्लांट के सीड लगाओगे, फिर इसको रोज पानी दोगे, फिर इसे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करोगे, एक्सेट्रा। सो दिस इज योर इंटरवेंशन, एंड बिकॉज ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही है इन ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, इसलिए इसे नेचुरल वेजिटेशन में कैटेगराइज नहीं करेंगे। और वहीं अगर एक प्लांट किसी फॉरेस्ट में खुद से ग्रो करता है यानी कि नेचुरली ग्रो करता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सो वेजिटेशन इंक्लूड्स ऑल ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज। और इस वेजिटेशन में जो ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज ग्रो कर रहे हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, दे विल कम अंडर नेचुरल वेजिटेशन। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर किस तरह की नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करेगी ये डिपेंड करता है ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। जैसे कि शुगर केन के प्लांट्स वाटर इंटेंसिव होते हैं, इन्हें काफी पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। सो ये प्लांट्स उन एरियाज में नेचुरली ग्रो करेंगे जहां पानी की अवेलेबिलिटी हो इन फॉर्म ऑफ रेन। ये शुगर केन प्लांट्स डेजर्ट्स में ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि डेजर्ट्स में वाटर की स्कार्सिटी होती है। ऐसे ही कॉफी के प्लांट को ग्रो करने के लिए रिलेटिवली मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। कॉफी उन प्लेसेस पर ग्रो नहीं कर सकती जहां का एवरेज टेम्परेचर बहुत हाई हो। सो इस तरह से क्लाइमेट अफेक्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। एक पर्टिकुलर रीजन में जो नेचुरल वेजिटेशन होगी वो डिपेंड करेगी ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। अब नेक्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इनके यूजेस क्या क्या हैं? पहला तो ये कि जो प्लांट्स, श्रब्स और ट्रीज होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दिस इज ऑपोजिट ऑफ ह्यूमंस जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं एटमॉस्फेयर में गैसेस के बीच एक बैलेंस बना के रखने का। CO2 एब्जॉर्ब करके प्लांट्स एंड ट्रीज मेक श्योर कि एटमॉस्फेयर में CO2 की क्वांटिटी ज्यादा ना हो, और ऑक्सीजन रिलीज करके दे मेक श्योर कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में कम ना हो। प्लांट्स और ट्रीज की इस इंपॉर्टेंट यूटिलिटी को देखते हुए अमेज़न फॉरेस्ट जो कि ब्राजील में प्रेजेंट है, इनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला गया है, क्योंकि ये फॉरेस्ट बहुत बड़े अमाउंट में CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फॉरेस्ट का सेकेंड बेनिफिट ये है कि जो प्लांट्स और ट्रीज की रूट्स होती है ये अंडरग्राउंड होती है, और ये रूट्स सॉइल को बाइंड करके रखती है, पकड़ के रखती है। इस वजह से सॉइल इरोजन की पॉसिबिलिटी डिक्रीज होती है। सो प्लांट्स एंड ट्रीज कंट्रोल सॉइल इरोजन। नेक्स्ट यूज इज कि हमें फॉरेस्ट की नेचुरल वेजिटेशन से बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर, वुड, फॉडर, हनी, गम एक्सेट्रा। इनफैक्ट ऐसे भी कुछ प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मेडिसिन्स बनाने में, इनको मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं। एंड लास्टली फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं एक नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स। रिसेंट पास में हमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिली है नेचुरल वेजिटेशन की। काफी सारे फॉरेस्ट को क्लीन किया गया है, क्लियर किया गया है, प्लांट्स एंड ट्रीज को काटा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए या फिर फॉरेस्ट के रिसोर्सेज जैसे कि वुड हासिल करने के लिए। इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन।
और नेचुरल वेजिटेशन के इम्पॉर्टेंट यूजेस देखते हुए हमें इस डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी को मिनिमाइज करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एग्जिस्टिंग वेजिटेशन और साथ ही साथ हमें अफॉरेस्टेशन प्रमोट करना चाहिए, यानी कि वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। अफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज प्रमोट करने के लिए हमें सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, जिनमें से एक है वन महोत्सव। द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन मैन इन अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज बाय जनरेटिंग रिक्वायर्ड अवेयरनेस, यानी कि पब्लिक को इन्वॉल्व करना इन कंजर्विंग एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड ट्रीज एंड प्लांटिंग न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज, अवेयरनेस जनरेट करके। सो दिस वॉज नेचुरल वेजिटेशन। अब आते हैं ऑन थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज वाइल्ड लाइफ। इंडिया के फॉरेस्ट में हमें बहुत तरह के एनिमल्स मिलते हैं। इनमें आते हैं रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। इंडिया का नेशनल एनिमल है टाइगर। टाइगर इंडिया का नेशनल लैंड एनिमल है और इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा रिवर डॉल्फिन। ये डॉल्फिन गंगा रिवर में पाई जाती है। इंडिया में एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि हमें मिलते हैं केरला, कर्नाटका और असम के रीजन्स में। असम में हमें वन हॉर्न्ड राइनो भी मिलता है। इनके अलावा इंडिया में कैमल्स भी मिलते हैं जो कि है प्राइमरीली थार डेजर्ट में। थार डेजर्ट के जस्ट साउथ में इन रन ऑफ कच्छ हमें मिलते हैं वाइल्ड एसेस, और नॉर्थ में हिमालयाज जैसे टॉल माउंटेन्स पर भी हमें स्नो लेपर्ड्स और बियर्स जैसे एनिमल्स मिलते हैं। ये थे इंडिया के कुछ एनिमल्स। अगर हम बर्ड्स को देखें तो इंडिया का नेशनल बर्ड है पीकॉक। पीकॉक के अलावा काफ़ी और बर्ड्स जैसे कि पैरट्स, पिजन्स और बुलबुल भी इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है इसमें डिक्लाइन देखा गया है। बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के स्पीशीज एक्सटेंशन की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि इन बर्ड्स और एनिमल्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। इसके कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से एक है इनके हैबिटेट का, यानी कि इनके घर का डिस्ट्रक्शन। ये एनिमल्स और बर्ड्स मेनली रहते हैं फॉरेस्ट में, सो फॉरेस्ट इनके हैबिटेट है और डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी से इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अपार्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा भी रीजंस है फॉर डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग जैसी एक्टिविटीज को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिया के कई सारे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रीजन्स को नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज, बर्ड सैंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स का स्टेटस दिया है। ये स्टेटस मिलने से इन फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग जैसी एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया है। इन दोनों एक्टिविटीज के अलावा बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि रिसर्च एक्सेट्रा को भी काफ़ी स्ट्रांगली रेगुलेट किया गया है इन दीज फॉरेस्ट। इन सब से फॉरेस्ट ना ही सिर्फ प्रोटेक्टेड रहेंगे, बल्कि इन फॉरेस्ट में रहने वाले बर्ड्स और एनिमल्स भी विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस रह सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई सारे एनिमल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। ऐसे एनिमल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो कि किसी पर्टिकुलर एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। इनमें आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको इंडिया में टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट विच वॉज फॉर एलिफेंट्स एक्सेट्रा। वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस और प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ वीक डिक्लेयर किया गया है। वन लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज माइग्रेटरी बर्ड्स। मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स एक ही रीजन में रहते हैं पूरे साल, लेकिन एक सेक्शन ऑफ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो सीजन्स के चेंज होने के साथ अपनी लोकेशंस चेंज करती है बाय माइग्रेटिंग टू सम अदर प्लेस। जैसे कि एक बर्ड जो ठंडे मौसम में रहना पसंद करती है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में नहीं, वो मे बी विंटर्स इंडिया में रहना प्रेफर करे, क्योंकि इंडिया में विंटर्स कोल्ड होती है लेकिन एक्सट्रीमली कोल्ड नहीं। और जब इंडिया में समर्स का सीजन आए तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके किसी कोल्डर रीजन में जैसे कि रशिया के साइबेरियन रीजन में चली जाए। फिर जब विंटर्स आए तो क्योंकि साइबेरिया में एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होगा ड्यूरिंग विंटर्स, इसलिए ये बर्ड्स वापस से इंडिया की तरफ माइग्रेट करें।
दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एज माइग्रेटरी बर्ड्स। इनके एग्जाम्पल्स में आएंगे पिन टेल डक, फ्लेमिंगो, कर्ल्यूज, लिटिल स्टिंट एक्सेट्रा। लिटिल स्टिंट बाय द वे स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है और ये बर्ड आर्कटिक रीजन से 8000 किलोमीटर्स ट्रैवल करके इंडिया आती है। सो ये था ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी के 8th चैप्टर का एक्सप्लेनेशन।